आज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के बारे में बात करेंगे। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें कि एक कपल के 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं। अब यह ऐसा कंडीशन है जो कपल को भी हॉन्ट करता है एंड डॉक्टर्स को भी। इसके कई सारे कारण होते हैं। उन सब कारणों को पकड़ पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो हम एक्सटेंसिव कारण के बावजूद किस कारण को नहीं पकड़ सकते हैं। बट नॉर्मली यदि कोई कपल पूछे कि हमारा क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वह है जेनेटिक फैक्टर। अब ये जेनेटिक फैक्टर क्या है? कई बार जो न्यूबॉर्न कंसेप्शन है, जो प्रेगनेंसी आई है, वो जेनेटिकली डिफेक्टिव होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 40% से ज़्यादा लोगों को यही कंडीशन अफेक्ट करता है। ये हो सकता है कि बाई चांस अकरेंस हो, यानी कि जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है सिर्फ उसमें जेनेटिक डिफेक्ट हो। जरूरी नहीं कि यह हर बार वाले बच्चे में आए। इसकी कंफर्मेशन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन्स जो अबॉर्टस है उसका जेनेटिक टेस्टिंग करके कर सकते हैं। कई केसेस में पेरेंट्स के भी क्रोमोसोम्स डिफेक्ट पाए जा सकते हैं, लाइक जैसे बैलेंस ट्रांसलोकेशन। पेरेंट्स कुड बी परफेक्टली नॉर्मल, बट उसके साथ जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वह उस बैलेंस ट्रांसलोकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है एंड मे नॉट ग्रो एट ऑल। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आता है हार्मोनल और मेटाबॉलिक फैक्टर्स का, जो कि काफ़ी प्रिवेलेंट है। हार्मोनल फैक्टर में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम अफेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ को। हाइपोथायराइडिज्म से, इवन अनकंट्रोल्ड शुगर से, इवन सम टाइम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकता। हार्मोन में एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी, जिसमें कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है इनिशियल 10 to 12 वीक्स तक, वो कॉर्पस ल्यूटियम सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बना रहा, जिसके कारण से प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाती। हर डिफेक्ट को पकड़ने के लिए पेशेंट को एक्सटेंसिव टेस्ट की जरूरत पड़े, लेकिन जो कॉमन टेस्टिंग है वो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं रूल आउट करने के लिए कि कोई हार्मोन डेफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन प्रोफाइल। एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्टिंग है वो है एनाटॉमिकल डिफेक्ट फाइंड करना, जो हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी से करते हैं। अब एनाटॉमिकल डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी को ग्रो ना करने दे? तो इसमें हम देखते हैं कि यदि पेशेंट के मल्टीपल फाइब्रॉइड यूट्रस है, फाइब्रॉइड पॉलिप है, या सबसेप्टेट यूट्रस है, या बाइकॉन्वेट यूट्रस है, तो इसमें इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेरेंस होता है। ग्रोइंग फीटस एक पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लांट होता है जहाँ की उसको ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं मिल पाती, तो वो ग्रो नहीं करती। ये नॉर्मली 4D अल्ट्रासाउंड या सिंपल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से, या कभी कभी MRI की भी जरूरत पड़ती है। इन सब टेक्निक के बावजूद ना पकड़ में आए तो हम लोग कई बार HSG या हिस्ट्रोस्कोपी करके भी देखते हैं। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इन्फेक्शन की कैटेगरी। ऑल्दो ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन किसी किसी केस में कुछ इन्फेक्शंस लाइक रिकरेंट साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन या रूबेला इन्फेक्शन या टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, किसी किसी केस में ये भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस कर सकता है। इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि इतना कॉमन है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी लॉसेस होती है। अब एक और कैटेगरी आती है जो करीबन 5 to 10% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, वह है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। अब आप पूछेंगे कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है? यह एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि अपने ही क्रोमोसोम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाता है। इसको एप्ला सिंड्रोम भी कहते हैं। इस केस में ग्रोइंग फीटस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज अटैक होने की वजह से ग्रोइंग फीटस ग्रो नहीं कर पाते। इसमें एक माइनर सब कैटेगरी है थ्रोम्बोफिलिया, जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्लड ग्रो नहीं कर, ब्लड वेसल्स बन नहीं पाते, ब्लड सप्लाई हो नहीं पाता और फीटस ग्रो नहीं कर पाता। जब इतना एक्सटेंसिव रीजन के बाद भी कई केसेस में डायग्नोसिस इल्यूसिव रहता है, मीन्स हम पर्टिकुलर पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्यों बार बार अबॉर्शन हो रहा है। थायराइड नॉर्मल, शुगर्स नॉर्मल, no anatomical defect, no hormonal defect, then what should we think? उस केस में हम एक्सटेंसिव एडवांस टेस्टिंग करते हैं, लाइक स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट। कई बार पैटर्नल DNA फ्रैगमेंट डिफेक्टिव होने की वजह से जो एम्ब्रियो ग्रो करता है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। इसके कई रीज़न होते हैं। सबसे कॉमन रीज़न है एडिक्शन, टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, सिगरेट, अल्कोहल, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्ट्रेस, और मैं ये बताऊं कि स्पर्म डिफेक्ट्स काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। एंड इन सम केसेस देयर मे बी माइनर पॉलिप इन द एंडोमेट्रियम, देयर माइट बी
endometritis, there may be endometrium receptiveness is loss, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एक अच्छा एम्ब्रियो होना और एक अच्छा इम्प्लांटेशन बेड लाइक एंडोमेट्रियम तैयार होना जरूरी होता है। कोई भी फैक्टर जो कि एम्ब्रियो के साथ इंटरफेयर करे या फिर एंडोमेट्रियम के साथ इंटरफेयर करे प्रेगनेंसी को ग्रो नहीं करने दे सकता। इतने सब कारणों के बावजूद अब हम जान सकते हैं कि क्या रीज़न है, लेकिन कई बार यदि कोई रीज़न ना भी मिले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई केसेस में हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दे करके भी प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक ले जा सकते हैं। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में हम लोग ऑफ कोर्स डिफेक्ट तो करेक्ट करते ही हैं। वी प्रोवाइड टेंडर लविंग केयर, वी प्रोवाइड प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट, वी प्रोवाइड रेगुलर एंटीनेटल चेकअप एंड एवरी स्टेप में हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। आई हैव सीन मेनी केसेस हु हैव लाइक अंडरगॉन मल्टीपल अबॉर्शंस, 6 अबॉर्शंस, 5 अबॉर्शंस, वो भी कई बार सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ फुल टर्म तक चले जाते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट यूजुअली प्रॉब्लम डायरेक्टेड होता है। यदि पेशेंट्स को कुछ कमी है लाइक थायराइड डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन की कमी है या विटामिन डी डेफिशिएंसी है, हम उसको करेक्ट करें। यह आवश्यक है कि आप अपना इन्वेस्टिगेशंस बिफोर नेक्स्ट प्रेगनेंसी ही कराएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सो दैट जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एम्बार्क करें तो करेक्टेड सिचुएशन में एम्बार्क करें। यदि हार्मोन्स और एनीमिया नहीं है, शुगर्स भी कंट्रोल है, तो हम लोग इमेजिंग टेक्नोलॉजी से आपके एनाटॉमिकल डिफेक्ट को खोजने की कोशिश करते हैं। यदि वो भी नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स हम इसमें सीमेन का भी एनालिसिस करते हैं यह जानने के लिए कि सीमेन में भी कोई डिफेक्ट है या नहीं है। यदि आपकी कोई लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, तो हम सबसे पहले उसको हटाने बोलते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है कि एक न्यू स्पर्मोजेनेसिस में या नए वाले फॉलिकल्स अच्छे बनने में मिनिमम 72 डेज का पीरियड होता है। कई बार हम लोग बिफोर कंसेप्शन प्री ट्रीटमेंट की एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर एम्बार्किंग ऑन द न्यू प्रेगनेंसी। कई स्पर्म एनर्जाइजर होते हैं, कई बार हम काउंट्स बढ़ाने की भी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, कई बार हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि एंडोमेट्रियम सफिशिएंट है कि नहीं। कोई इन्फेक्शन है तो हम उसको अवश्य से करेक्ट करते हैं। एंड यदि ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी है लाइक लो प्रोजेस्टेरोन है तो हम लोग उन लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देते हैं। अदर सप्लीमेंट्स लाइक फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट्स and few medicines which improves the quality of egg is already like should be taken at least 3 months prior to next conception. यदि PCOD है तो PCOD को करेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। PCOD में सिर्फ ओवुलेशन अफेक्टेड नहीं होता, उस केस में कई बार प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं हो पाती। तो अब हम इतने कारणों के बावजूद यदि देख पाते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, तो हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि दे कैन गो फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग पर्टिकुलर मॉनिटरिंग करने की सलाह देते हैं। पर्टिकुलर मॉनिटरिंग के साथ हम अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन के स्क्रीनिंग, रेगुलर थायराइड एंड शुगर का स्क्रीनिंग, बेबी का ब्लड सप्लाई, ये सारा कुछ मॉनिटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अच्छे ट्रीटमेंट के साथ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम हो जाता है। अब बात आती है, कई लोग ये पूछते हैं कि मैम बेड रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा ना, या कई लोग दवा में भी आके बेड रेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि बेड रेस्ट का पर्टिकुलर कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट यदि पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग हो रही हो तो। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में जहाँ की सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह लूज हो जाता है, उसमें कई लोग बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। उसमें देखा गया है कि यदि आप एनसर्कलाज करते हैं तो भी बेड रेस्ट चाहिए, और यदि एनसर्कलाज नहीं करते हैं, बहुत कंडीशन उतना सर्विक्स शॉर्ट नहीं है, तो बेड रेस्ट एंड प्रोजेस्टेरोन के साथ पेशेंट आराम से 34 वीक्स तक वाइबल प्रेगनेंसी तक जा सकता है। सर्जिकल करेक्शन की बात करें तो यदि कोई मेजर डिफेक्ट है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट लाइक बड़ा पॉलिप है या बड़ा सब म्यूकस फाइब्रॉइड है या एनाटॉमिकली सेप्टेट यूट्रस है, तो उस केस में करेक्ट करना ऑलवेज एडवाइजेबल होता है। एंड एनीथिंग एल्स में हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग सचेत रहे, जागरूक रहे, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही अपने डॉक्टर से मिले, अपने सारे कारण को रूल आउट कराएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, and then go for a successful pregnancy.